नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा समाजशास्त्र वाली यूनिट का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समाजशास्त्र के सिलेबस पर बात की थी और साथ ही साथ इस बारे में भी समझा था कि समाजशास्त्र वाली ये जो पांचों यूनिट है, इस यूनिट में हमें किन किन टॉपिक को कवर करना है और स्पेसिफिक यूनिट 1 और यूनिट 2 को हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में समाजशास्त्र से जुड़े हुए 3 प्रमुख विचारक के बारे में बात हुई थी, जिसमें पहले का नाम था अगस्त काम्ते, दूसरे का नाम था हर्बर्ट स्पेंसर और तीसरे का नाम था इमाइल दुर्खिम। ये तीनों ही विचारक समाजशास्त्र के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। जहां अगस्त काम्ते को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र की पहली पुस्तक लिखी, समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। वहीं इमाइल दुर्खिम एक ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान दिलाई। और मैंने कहा भी था कि समाजशास्त्र को हमें भारतीय संदर्भ में भी पढ़ना है, क्योंकि आपकी इकाई 4 का जो विषय है वो है समाजशास्त्र का भारतीय संदर्भ, इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी। भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र को बताएं। इसका मतलब जो भारतीय विद्वान, भारतीय विचारक जिन्होंने समाजशास्त्र के विषय में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उस लेक्चर को अपलोड मेरे ख्याल से कल हो पाएगा, भारतीय संदर्भ में समाजशास्त्र, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आज हम लोग तीसरे लेक्चर को पढ़ रहे हैं। पहला लेक्चर क्या था? समाजशास्त्र के सिलेबस को डिकोड किया और एक सामान्य जानकारी समाजशास्त्र के बारे में ली। दूसरे लेक्चर में हमें पढ़ना था समाजशास्त्र का भारतीय संदर्भ, जो रिकॉर्ड हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली या तो आज रात में या फिर कल आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तीसरे लेक्चर पर बात करेंगे, जो होगा मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, जहां पर आप लोग समाज के बारे में, समुदाय के बारे में, सामाजिक समूह, मानदंड, मूल्य, परिस्थिति, भूमिका, संस्था, संघ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि सोसाइटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, एसोसिएशन क्या है, स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है, नॉर्म्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होते हैं। ये सब क्या है? मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी में आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है समाज। आज आप लोग समाज के बारे में जानेंगे। समाज के जो पीडीएफ होगी, यानी समाज को लेकर, समाज वाले टॉपिक को लेकर 2 नंबर में, 7 अंक में, 10 अंक में क्या सवाल बन सकते हैं, वो आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल होंगे। आपको क्या करना है कि आज क्लास के साथ, जो क्लास चलेगी उसके साथ साथ उसके सिनॉप्सिस बनाने हैं। तो आपको एक नोटबुक की आवश्यकता पड़ेगी। नोटबुक में आप लोग पहला हेडिंग देंगे मूलभूत अवधारणा और उसके सामने लिखेंगे समाज। और उस समाज के आपको क्या बनाने हैं? सिनॉप्सिस बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, मैं साथ साथ बताता चलूंगा। अब उसके सवाल क्या है? 2 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे और उसके सिनॉप्सिस अपन क्लास में बना लेंगे, समझते हुए साथ साथ लेक्चर को। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हम लोगों ने कल बात की ही थी। तो आज का पहला टॉपिक है मूलभूत अवधारणा, समाज, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, समाज के बारे। आप लोगों को नोट्स में ये सारे सवाल मिलेंगे, जिसमें पहला सवाल होगा कि समाज क्या है, एक समाज क्या है, समाज और एक समाज में क्या अंतर है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज की परिभाषा, क्योंकि आजकल कई बार डेफिनेशन बेस्ड सवाल बड़े आने लगे हैं। विद्वान का नाम दिया जाएगा और उस विद्वान ने क्या परिभाषा दी, यह पूछा जाता है। समाज की विशेषताएं, समाज एक अमूर्त अवधारणा है,
समाज में पारस्परिक जागरूकता का क्या महत्व है? समाज पारस्परिक निर्भरता पर आधारित है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के क्या प्रकार है? और साथ ही साथ मुक्त समाज, बंद समाज, बद्ध समाज, संघ समाज, ये क्या है? तो आपको जो लेक्चर के बाद पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ में इन सभी सवालों के उत्तर आपको मिलेंगे, 2 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में। तो वो जो लिखने वाली मेहनत है वो क्लास में नहीं करनी। आपको क्या करना है? लेक्चर में टॉपिक को समझना है, लिखना नहीं है, टॉपिक को समझना है। और टॉपिक को समझते हुए उसके क्या बनाने हैं? सिनॉप्सिस बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सिनॉप्सिस, शॉर्ट नोट्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सब आज के लेक्चर में ही हम लोग सीखेंगे। अगर आप इस बात को समझ पाए कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए नॉलेज से ज्यादा एक कॉमन सेंस की आवश्यकता होती है, तो आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि सर ने जो 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर में सवाल लिखवाए या पीडीएफ दी, आपने उनको याद कर लिया, रट लिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, संभव है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सवालों की पूछने की जो प्रकृति है उसमें अंतर आ गया, सवाल को अलग तरीके से पूछ लिया, डायरेक्ट ना पूछते हुए इनडायरेक्ट पूछ लिया, पढ़ा तो है लेकिन रटा हमने उन्हीं सवालों के है, 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर जो मैंने करवाए, तो दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको क्लास में केवल कंसेप्ट को समझना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जैसा जैसा मैं बताता चलूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने नोटबुक में हेडिंग बनाइएगा, मूलभूत अवधारणा समाज। फिर समाज के अंदर हमें ये 6 टॉपिक कवर करने हैं। कोई भी टॉपिक, आप इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपको सबसे पहले क्या करना है? टॉपिक लेना है, उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक कवर करने हैं ये तय करना है। अगर आपने ये तय नहीं किया और आपने सीधा पढ़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है? अंधकार में आपको चीजों को सिस्टमैटिकली वे में ही पढ़ना है। तो हम लोग सोसाइटी वाले टॉपिक में इन 6 टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला क्या है कि समाज क्या होता है। कोई भी टॉपिक हो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो समाज क्या है? इस समाज से जुड़ता हुआ एक कंसेप्ट होता है एक समाज, ए सोसाइटी। तो ए सोसाइटी क्या है? अब आपको पता लग गया कि सोसाइटी क्या है, ए सोसाइटी क्या है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। चलो अब ये जान लिए कि समाज क्या है, एक समाज क्या है, दोनों में अंतर क्या है। अब आपको ये जानना है कि समाज की विशेषताएं क्या है। भारतीय समाज की विशेषताएं अलग पढ़नी है, लेकिन समाज की क्या विशेषताएं होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि समाज की विशेषताएं आपको नहीं पता होंगी, थोड़ा बहुत भी अगर आपको कॉमन सेंस का यूज करेंगे। जैसे सुकरात कहते थे, सुकरात कहते थे कि मैं अपना ज्ञान थोपना नहीं चाहता, मैं आपके अंदर जो ज्ञान है उसको निकालना चाहता हूं, और इसके लिए उन्होंने प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया। तो यहां पर समाज की क्या विशेषताएं ये आपको भी पता है, लेकिन उसको सिस्टमैटिकली वे में कैसे पढ़ना है वो आज पढ़ेंगे। समाज के आधार या समाज के तत्व क्या है, अर्थात किसी भी समाज के निर्माण के लिए किन आधारों या किन तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ आपको पता है, कुछ आज पता लग जाएंगे। और उसके बाद पढ़ना है कि समाज के प्रकार क्या है। कार्ल मार्क्स ने समाज के कौन से प्रकार बताए, या अन्य कौन सा प्रकार हो सकता है जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो इस तरीके से सोसाइटी वाले टॉपिक में हम ये 6 सब टॉपिक को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि सबने नोटबुक में लिख लिया होगा मूलभूत अवधारणा समाज, और ये चार्ट बना लिया होगा कि हमें समाज में इन 6 टॉपिक को कवर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब साथ में इस बात को यहीं पर क्लियर करते हुए चलते हैं, आने वाले जो 3 लेक्चर होंगे, इससे पहले वो जो लेक्चर है कि समाज शास्त्र का भारतीय संदर्भ, वो तो अपलोड हो ही जाएगा,
लेकिन समाज के बाद कौन कौन से 3 टॉपिक आएंगे? पहला समाज, फिर समुदाय, फिर सामाजिक समूह। तो पहले आज पढ़ेंगे समाज, उसके बाद पढ़ेंगे समुदाय, उसके बाद पढ़ेंगे सामाजिक समूह। समाज और समुदाय आपके सिलेबस में है, सामाजिक समूह आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को समझें कि समाज एक व्यापक अवधारणा है। समुदाय समाज के अंतर्गत आता है और सामाजिक समूह समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये बड़ा है समाज। समाज के अंदर ये जो येलो बॉक्स का आप देख रहे हैं, छोटा हिस्सा समुदाय, और उसी के अंदर आप जो ये नीले कलर में देख रहे हैं, ये क्या है? ग्रुप, समूह, सामाजिक समूह। तो समाज एक व्यापक अवधारणा है, इट इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट। कम्युनिटी, और कम्युनिटी के अंतर्गत आने वाले सोशल ग्रुप उसका हिस्सा होते हैं। ये डायग्राम बना लीजिएगा। चलिए, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु समाज है, इसलिए समाज के बारे में समझ विकसित करना अनिवार्य है। समाज प्लस शास्त्र, समाज प्लस शास्त्र यानी एक ऐसा शास्त्र जो समाज का अध्ययन करता है। समाज किससे मिलकर बनता है? व्यक्तियों से, व्यक्तियों के बीच में पाए जाने वाले संबंधों से, सोशल रिलेशन से, समाज की संस्थाओं से, सोशल इंस्टीट्यूशन से, समाज में होने वाले परिवर्तन, सोशल चेंज से। तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, और इसीलिए समाज के बारे में एक आधारभूत समझ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि समाज क्या है, तो हम सब बोलते हैं कि सर व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड सोसाइटी। लोगों से मिलकर जिस समूह का निर्माण होता है वह समाज है। क्या यह परिभाषा सही है? ऐसा नहीं है कि परिभाषा गलत है, समाजशास्त्र के अनुसार गलत है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी अर्थशास्त्र के विद्वान जो इकोनॉमिक्स का जानकार है, उससे पूछे कि समाज क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, तो वो ये आपसे कहेगा आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में लगे हुए ग्रुप ऑफ पीपल को सोसाइटी कहते हैं। अगर आप किसी मानव शास्त्री, एंथ्रोपोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मानव शास्त्र, उससे पूछें कि क्या है, तो आपसे कहेगा आदिम समाजों के लोगों के समूह को समाज कहते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के किसी विद्वान से पूछें कि समाज क्या है, तो आपसे सीधा कहेगा कि व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। लोगों से मिलकर जिस समूह का निर्माण होता है उसे समाज कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड सोसाइटी। लेकिन सवाल यह है कि समाजशास्त्र के अनुसार समाज क्या है? क्या समाजशास्त्र के अनुसार समाज केवल व्यक्तियों से मिलकर बना एक समूह है? तो इसका उत्तर है नहीं। समाजशास्त्र के अनुसार समाज केवल लोगों से मिलकर नहीं बनता। ऐसा कहा जाता है कि समाज सर्वव्यापी है, समाज हर जगह है। समाज की कोई सीमा नहीं है कि आप उसको बांध दो। समाज सर्वव्यापी है, जहां जीवन है वहां संबंध है, और जहां संबंध है वहां समाज है। जहां भी जीवन है वहां संबंध है, जहां लाइफ है वहां रिलेशन है, और जहां रिलेशन है वहां सोसाइटी है। इसका मतलब यह है कि समाज के लिए क्या होना आवश्यक है? संबंधों का होना आवश्यक है, रिलेशंस का होना आवश्यक है। इसलिए समाजशास्त्र के अनुसार समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सोशल रिलेशंस का जो ग्रुप बनता है उसको सोसाइटी कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या केवल मनुष्यों का समाज होता है? क्या पशुओं में समाज नहीं होता? क्योंकि आपने कहा सर कि सर जहां जीवन है वहां संबंध है, तो जीवन तो पशुओं में भी है।
तो क्या पशुओं का समाज नहीं होता? समाजशास्त्री मानते हैं कि पशुओं का भी समाज होता है। आपने मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा, वो मधुमक्खियों का समाज है। आपने कई बार जो लाल कलर की कीड़ी मतलब चींटी होती है एक साथ चलती हुई देखी होंगी, तो उनका भी समाज होता है। अगर मनुष्यों का समाज होता है तो पशुओं का समाज भी होता है, दोनों में अंतर है। वो अंतर क्या है वो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन जहां जीवन है वहां संबंध है, और जहां संबंध है वहां समाज। अब मान लीजिए कि 2 नंबर में आपसे पूछा जाए कि समाज से क्या आशय है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, तो समाज शास्त्र के अनुसार समाज मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का जाल है जो सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। तो यहां पर आपको सिनॉप्सिस में क्या बनाना है, आप ऐसे समाज को हेडिंग देंगे और समाज के सामने लिखेंगे एरो बनाकर व्यक्तियों का समूह, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध। यानी जब भी आपसे समाज के बारे में कोई पूछे तो आपके मन में 3 कीवर्ड आएंगे। पहला, व्यक्तियों का समूह, एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता, व्यक्तियों का समूह चाहिए। और अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं तो उनके बीच में अंतःक्रिया होगी। मैं आपसे बात करूंगा, आप मेरी बात का जवाब देंगे। अगर हमारे विचार मिलेंगे तो संबंध बनेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना हुआ अच्छा लगेगा तो आप फीस भर के बैच में एडमिशन लेंगे, तो हमारे बीच में एक संबंध बनेगा। वो संबंध क्या होगा, छात्र और शिक्षक का। तो समाज के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है, व्यक्तियों का समूह, सामाजिक अंतःक्रिया, और सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है सामाजिक संबंध। तो आपको समाज के अंदर 3 कीवर्ड याद रखने हैं, व्यक्तियों का समूह, सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रिया। बस इसको पुरो देना है। तो समाज का सिनॉप्सिस या कीवर्ड के अंदर समाज, एरो बनाकर 3 में, व्यक्तियों का समूह, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध। चल यहां पर इसे इस डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। एक व्यक्ति दूसरे से बातचीत कर रहा है, उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से बातें आसानी से समझ में आती है। मान लीजिए कि कोई 2 विद्यार्थी हैं जो अपने अपने घर से, अपने अपने क्षेत्र से इंदौर आ रहे हैं एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए। मान लीजिए कि गाड़ी चली जबलपुर से इंदौर के लिए, तो जबलपुर से एक छात्र इंदौर में आ रहा है एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए। जबलपुर और इंदौर के रास्ते में बहुत सारे जिले पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। मान लीजिए कि नरसिंहपुर से या भोपाल से एक विद्यार्थी और चढ़ गया और ट्रेन में दोनों की आपस में बातचीत होने लगी कि कहां जा रहे हो, उसने बोला कि इंदौर जा रहा हूं। तुम कहां जा रहे हो, इंदौर जा रहा हूं। क्या करने जा रहे हैं, पीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं। अब आए हैं तो डेप्यूटी कलेक्टर बन के ही घर जाएंगे, वरना घर नहीं जाएंगे। तो ये क्या हुई, क्रिया, आपस में बातचीत हुई, यानी क्रिया प्रतिक्रिया, ये क्या हुई, अंतःक्रिया, इंटरेक्शन हुआ। और मान लीजिए कि दोनों इंदौर पहुंचे, अपने अपने हॉस्टल, अपनी अपनी कोचिंग में पढ़ने लगे। समाप्त हो गया, क्या कोई संबंध बना? मान लीजिए कि एक गाड़ी यहां से आई, दूसरी गाड़ी यहां से आई, दोनों ने टक्कर मारी, तो क्या इस अंतःक्रिया का, इस इंटरेक्शन का कोई महत्व है? अंतःक्रिया का महत्व तब होता है जब सामाजिक संबंध बने। अब मान लीजिए कि दोनों छात्र जिनकी ट्रेन में चर्चा हुई, इंटरेक्शन हुआ, दोनों ने मिलकर हॉस्टल ले लिया, या दोनों एक साथ मिलकर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या दोनों एक साथ मिलकर ग्रुप स्टडी बन गए, तो ये क्या है, संबंध बन रहे हैं। अंतःक्रिया में जब उद्देश्य और स्थायित्व जुड़ जाता है तब सामाजिक संबंध बनते हैं। केवल अंतःक्रिया का परिणाम सामाजिक संबंध नहीं होते। इंटरेक्शन में जब कोई पर्पस जुड़ता है, स्टेबिलिटी आती है,
तब बनते हैं सोशल रिलेशन। और सामाजिक संबंधों का जाल क्या है? समाज। तो समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं? अंतःक्रिया से। और अंतःक्रिया से केवल नहीं बनते, तो जहां आपने समाज के 3 तत्व लिखे थे, व्यक्तियों का समूह, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध, तो अंतःक्रिया के ब्रैकेट में डाल देना है उद्देश्य प्लस स्थायित्व। जब तक अंतःक्रिया में उद्देश्य और स्थायित्व का भाव नहीं होगा, तब तक सामाजिक संबंध नहीं बन सकते। तो अब कोई अगर आपसे कभी भी कुछ पूछे समाज शास्त्र के अनुसार समाज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। जब अंतःक्रिया में उद्देश्य और स्थायित्व का भाव होता है तो सामाजिक संबंध बनते हैं। और अंतःक्रिया के लिए होना क्या आवश्यक है? व्यक्तियों के समूह का होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि एक समाज क्या है, ये सोसाइटी क्या है? कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनका मानना है कि व्यक्तियों का समूह समाज नहीं होता, व्यक्तियों का समूह केवल एक समाज होता है, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अनुसार या जिसे आज तक हम लोग अपने जीवन में ये समझते रहे कि व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। तो समाज शास्त्र के विद्वान बोले कि नहीं भाई, वो समाज नहीं है, वो एक समाज है। तो एक समाज का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्तियों के एक समूह से है जो सामान्य जीवन में भागीदार है। एक समाज शब्द का उपयोग किसी विशेष समाज के लिए किया जाता है। भारतीय समाज, ईसाई समाज, पुरुषों का समाज, स्त्रियों का समाज। तो व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? एक समाज। सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं? समाज। जैसे पुरुषों का समाज, भारत में रहने वाला हो, अमेरिका में रहने वाला पुरुष हो, उनके बीच में कोई संबंध हो या आवश्यक नहीं है। सामाजिक संबंध होंगे तो समाज बनेगा। अगर केवल व्यक्तियों का समूह होगा जो किसी एक विशिष्ट समाज को इंगित करता है, तो वो समाज नहीं, बल्कि समाज शास्त्र के अनुसार क्या है? एक समाज। तो एक समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह। यानी पहला कीवर्ड क्या याद रखना है? एक समाज में व्यक्तियों का समूह। दूसरा विशिष्ट समाज, और उदाहरण के तौर पर पुरुषों का समाज, स्त्रियों का समाज, बुजुर्गों का समाज, बच्चों का समाज। तो ये क्या है? एक समाज। तो एक समाज में 3 कीवर्ड कौन कौन से होंगे? व्यक्तियों का समूह, दूसरा विशिष्ट समाज, और तीसरा कोई भी उदाहरण पुरुषों का, स्त्रियों का, भारतीयों का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का। संबंध हो ये जरूरी नहीं है। अगर संबंध होंगे तब वो एक समाज नहीं बल्कि समाज कहलाए। अब समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, समाज तथा एक समाज में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर क्या है? समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशन, जबकि एक समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह है। ए सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। समाज क्या है? एक अमूर्त अवधारणा है, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, जबकि एक समाज एक मूर्त अवधारणा है, एक कॉन्क्रीट कंसेप्ट है। अमूर्त अवधारणा का मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता। क्यों नहीं छुआ जा सकता, क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बनता है। सामाजिक संबंधों को देखा नहीं जा सकता, सामाजिक संबंधों को महसूस किया जाता है। छुआ नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ये व्यक्तियों का समूह एक समाज है, और जो केवल व्यक्तियों का समूह है उसे आप देखिए, छूइए, जो मन करे वो करिए। संबंधों को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसलिए समाज एक अमूर्त अवधारणा है, जिसे देखा व छुआ नहीं जाता, बल्कि अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है संबंधों को। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम को महसूस किया जाता है। शारीरिक संबंधों को प्रेम नहीं कहते।
जबकि एक समाज मूर्त अवधारणा है, क्योंकि वो केवल व्यक्तियों का समूह है तो उसे देखा जा सकता है। तीसरा अंतर है कि समाज एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज एक सरल संगठन है। सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जबकि ए सोसाइटी इज ए सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। अब समाज एक जटिल व्यवस्था क्यों है? क्योंकि ये अमूर्त अवधारणा है। अब अमूर्त अवधारणा क्यों है? क्योंकि सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध है इसलिए अमूर्त है, अमूर्त है इसलिए जटिल है। संबंधों को समझना आसान नहीं होता, तो सामाजिक संबंध होने के कारण अमूर्त अवधारणा है, अमूर्त अवधारणा के कारण जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है इसलिए मूर्त अवधारणा है। मूर्त है तो व्यक्तियों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इट इज ए इजी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीन प्रमुख अंतर हैं जो आपको हर परिस्थिति में याद रखने चाहिए। सामाजिक संबंध याद है तो अमूर्त याद रहेगा, अमूर्त याद है तो जटिल याद रहेगा। ये तीन प्रमुख अंतर है। मैं 6 अंतर करवाऊंगा, लेकिन एग्जाम में सवाल 2 नंबर में आ जाए तो पहला दूसरा लिखना है। चलिए बढ़ते आगे। चौथा अंतर, समाज का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। आप समाज को बांध ही नहीं सकते कि ये एरिया तुम्हारा है, ये एरिया तुम्हारा है। हालांकि एक समाज का भी कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि पुराने समय में एक जैसे का जो समूह होता था वो एक साथ रहते थे, जैसे जनजाति लोग एक साथ रहते थे। वैसे तो ना तो समाज का कोई भौगोलिक क्षेत्र होता, ना ही एक समाज का होता, लेकिन जनरली ये माना जाता है जब हम डिफरेंस करते हैं तो समाज का कोई बाउंड्री नहीं होती, एक समाज की जनरली बाउंड्री हो सकती है। समाज में व्यवहारगत भिन्नता होती है, विभिन्नता होती है, जबकि एक समाज में अपेक्षाकृत समानता पाई जाती है। सामाजिक संबंध अलग अलग तरीके के होते हैं। एक दोस्त के साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे, दूसरे के साथ अच्छा ना करें। और जिस दोस्त के साथ आज आप अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, पता लगा कि आप उससे बात ना करें अच्छे तरीके से, उसका फोन भी ना उठाएं। तो समाज में व्यवहारगत भिन्नता विभिन्नता होती है, अलग अलग तरीके का व्यवहार होता है। जबकि एक समाज में सामान्यता है, व्यवहारों की समानता होती है। उसका मेन कारण यह है क्योंकि एक जैसे लोग होते हैं। पुरुषों का समाज, स्त्रियों का समाज, उनकी जो फीलिंग है, सभी महिलाओं की जो भावनाएं हैं, वो कमोवेश एक जैसी मिलेंगी आपको। वो पुरुषों को नीचा दिखाएंगी और पुरुष स्त्रियों को नीचा दिखाएंगे। समाज आकार की दृष्टि से एक समाज से बड़ा होता है, नेचुरल सी बात है, क्योंकि समाज का कोई दायरा नहीं है, समाज की कोई सीमा नहीं है, जबकि एक समाज की सीमा हो सकती है। तो समाज का जो कंसेप्ट है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, जबकि एक समाज एक कॉन्क्रीट, एक नैरो कंसेप्ट है। हालांकि वर्तमान में समाज शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि भाई नहीं, समाज एक समाज कुछ एक नहीं है, सब एक है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, सब एक है। लेकिन याद रखिएगा, कुछ विद्वान ऐसे हैं वो इसमें अंतर करते हैं। और जो पहले 3 अंतर बोले उसमें जो कीवर्ड था उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं समाज की परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। तो यह सामाजिक संबंधों का जाल है, सदैव परिवर्तनशील है। सामाजिक संबंध के लिए क्या जरूरी है? इंटरेक्शन होना, अंतःक्रिया होना। अंतःक्रिया के लिए क्या जरूरी है? व्यक्तियों का होना। और व्यक्तियों का व्यवहार, व्यक्तियों के संबंध बदलते रहते हैं और इसलिए समाज भी बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि समाज रीतियां, कार्य प्रणाली, अधिकार, परस्पर सहयोग, समूहों, उपसमूहों, मानव व्यवहार के नियंत्रण, स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। इस निरंतर परिवर्तित होने वाली व्यवस्था को समाज कहते हैं। अब मैकाइवर एवं पेज ने ये जो रीतियां, कार्य प्रणाली, अधिकार, परस्पर सहयोग, समूह, उपसमूह, मानव अधिकार पर नियंत्रण, स्वतंत्रता, ये मैकाइवर एवं पेज ने बताए समाज के 7 आधार। अब इसको समझते हैं कि कैसे समझना है। देखो, इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझो। अपन ने क्या किया,
समाज के आधार को इस तरीके से दो पार्ट में बांट लिया। यहां पे लिख दिया हमने समाज के अनिवार्य तत्व, और लिख देता हूं अनिवार्य, कंपलसरी एलिमेंट्स या इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। और यहां पे मैंने लिख दिया गौण, ग लिख देता हूं, गौण, गौण का मतलब सेकेंडरी एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। समाज के अनिवार्य तत्व क्या है? तीन। कौन कौन से? व्यक्तियों का समूह, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध। तो ये क्या है? समाज के लिए तीन अनिवार्य तत्व। किसने बताए? मैकाइवर एवं पेज ने बताए। अब समाज के गौण तत्व, सेकेंडरी एलिमेंट, जिनका होना भी आवश्यक है लेकिन वो अनिवार्य नहीं बल्कि द्वितीयक कह लिए या गौण तत्व है, सेकेंडरी एलिमेंट्स है, वो भी किसने बताए? मैकाइवर एवं पेज ने। वो है ये 7 जो मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा में थे। रीतियां, कस्टम्स, कार्य प्रणाली, फंक्शनिंग, अधिकार, राइट्स, परस्पर सहयोग, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, समूह, उपसमूह, ग्रुप, सब ग्रुप, मानव व्यवहार पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर ह्यूमन बिहेवियर, स्वतंत्रता, फ्रीडम। एक एक करके समझते हैं। नोट में तो डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा। पहला क्या है? रीतियां, कस्टम। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है मानदंड, सोशियोलॉजी में उसे बोलते हैं सामाजिक मानदंड, सोशल नॉर्म्स। जितनी भी हमारी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज हैं, ये सब क्या होते हैं? मानदंड। मानदंड, सोशल नॉर्म, सामाजिक मानदंड। जितने भी हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारी जाति में, हमारे क्षेत्र में जितने भी कस्टम पाए जाते हैं, प्रथाएं, रूढ़ी, रीति रिवाज, परंपराएं, क्या ये सब एक है? नहीं, इन सब में अंतर है। अब इनमें क्या अंतर है? जब आप पढ़ेंगे सामाजिक मानदंड, सोशल नॉर्म्स, तब आप पढ़ेंगे कि रूढ़ी और प्रथा में क्या अंतर होता है, जनरीतियां क्या होती हैं, परंपराएं क्या होती हैं। यहां पर केवल अपन ये मान के चल रहे हैं रीतियां मतलब प्रथाएं, परंपराएं। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि समाज का एक प्रमुख आधार होता है कस्टम, रीतियां, और वो क्या है? समाज के मानदंड का एक प्रमुख आधार है। हर समाज में, हर जगह कुछ ना कुछ नियम, कायदे, प्रथाएं पाई जाती हैं, और अगर कोई उन प्रथाओं का, परंपराओं का पालन नहीं करता तो क्या होता है? समाज उसकी आलोचना करता है और कई बार दंड भी दे देता है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि किसी समाज में यह कहा गया है कि अंतर जातीय विवाह नहीं करना, अपने धर्म में, अपनी मान लीजिए कि अपने गांव में विवाह नहीं करना, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी, तो क्या होगा? समाज में आलोचना होगी, हो सकता है कि दंड का पात्र भी होना पड़े। उदाहरण के तौर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खाप पंचायतें। कई समाजों में आप देखेंगे कि महिलाओं को घूंघट ओढ़ कर रखना पड़ता है। अगर कोई महिला घूंघट ना ओढ़े तो समाज क्या करेगा? आलोचना करेगा, सकता है दंड भी दे दे। तो मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि समाज का एक आधार होता है रीतियां। ये रीतियां समाज में व्यवस्था बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और अगर कोई समाज का व्यक्ति इन रीतियों का पालन नहीं करता तो उसे न केवल आलोचना का बल्कि दंड का पात्र भी होना पड़ता है। तो समाज के आधार में आप डायग्राम बनाएंगे, कैसे? एक तरफ लिखेंगे अनिवार्य तत्व और दूसरी तरफ लिखेंगे गौण तत्व। अनिवार्य तत्व में आप 3 नाम लिखेंगे, व्यक्तियों का समूह, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध, और गौण तत्वों में ये 7 नाम लिखेंगे। और इन 7 नामों को आप लोग याद रखेंगे, यही है सिनॉप्सिस, यही है शॉर्ट नोट्स। बस आपको क्या करना है कि रीतियों को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, फैक्ट को याद रखकर सिनॉप्सिस बनाने। तो सबसे पहले आपने बनाया कि समाज क्या है, समाज के बारे में। उसके बाद समाज के अनिवार्य तत्व क्या है, इसेंशियल, अनिवार्य और गौण तत्व। दूसरा क्या है? कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली मतलब कार्य करने का तरीका। क्या प्रत्येक समाज में विवाह करने के कुछ तरीके होते हैं? क्या हिंदुओं में विवाह करने का तरीका
मुस्लिम, सिख, ईसाई इन समाजों से अलग नहीं है। तो कार्य प्रणाली का मतलब कि प्रत्येक समाज में कार्य करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे रीतियां होती हैं, कुछ परंपराएं, खान पान का, वेशभूषा का, पहनावे का, वैसे ही कार्य प्रणालियों के समूह को सामाजिक संस्था कहते हैं। विवाह क्या है? मैरिज क्या है? मैरिज इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। संस्कार क्या है? संस्कार एक सामाजिक संस्था है। तो सामाजिक संस्था क्या होती है? कार्य प्रणालियों के समूह को सामाजिक संस्था कहते हैं। कार्य प्रणाली क्या है? कार्य करने का तरीका जो प्रत्येक समाज में अलग होता है और एक समाज को दूसरे समाज से अलग करता है। यह समाज का एक दूसरा आधार है। तीसरा, अधिकार, राइट्स। क्या प्रत्येक समाज में कुछ अधिकार होते हैं? अधिकार का मतलब यहां पर सत्ता से है। अधिकार का मतलब यहां पर निर्णय लेने से है। क्या परिवार में यह तय होता है कि निर्णय कौन लेगा? क्योंकि भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है जहां पर यह माना जाता है कि परिवार में निर्णय लेने का काम पुरुष का है। गांव में तय होता है कि गांव के लिए निर्णय कौन लेगा? सरपंच लेगा। राज्य के लिए निर्णय कौन लेगा? सरकार, मुख्यमंत्री लेगा। देश के लिए निर्णय कौन लेगा? प्रधानमंत्री लेगा। उसी प्रकार प्रत्येक समाज में यह तय किया जाता है कि निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा। अगर समाज में यह तय ना हो कि निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा, तो क्या समाज में अव्यवस्था नहीं फैल जाएगी? क्या समाज का विघटन नहीं हो जाएगा? ऐसा कहा जाता है कि बिना अधिकार तय किए परिवार भी अपना संतुलन नहीं बना सकता। तो समाज की तो क्या हिस्सा है। चौथा आधार है परस्पर सहयोग, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। मैकाइवर एवं पेज मानते हैं कि समाज का एक चौथा गौण आधार होता है परस्पर सहयोग। सब एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। क्या एक अकेला व्यक्ति बच्चे को जन्म दे सकता है? बच्चे को जन्म देने के लिए भी दो लोगों की आवश्यकता होती है। दो लोगों का मतलब एक स्त्री, एक पुरुष। तो उनका कहना था कि समाज परस्पर सहयोग से चलता है और परस्पर सहयोग समाज का एक ऐसा आधार है जहां एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है और दूसरे पहले वाले पर निर्भर होते हैं, जिसके माध्यम से समाज में न केवल व्यवस्था बनती है बल्कि समाज में जो लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं की, अपने नीड्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर पाते हैं। अगर आज आप और मैं जुड़ रहे हैं तो इसको हमारे और आपके जुड़ने का कारण क्या है? ताकि आपकी जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो लक्ष्य है, आप उसे प्राप्त कर सके। उसके लिए परस्पर सहयोग का वातावरण विकसित किया जा रहा है। पांचवा आधार बताया समूह और उपसमूह। मैकाइवर एवं पेज मानते हैं कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है। समाज में अनेक प्रकार के समूह बांटे जाते हैं, जैसे विद्यार्थी समूह, किसान संघ। तो समाज न केवल व्यक्तियों के समूह से मिलकर बनता है। समाज न केवल सामाजिक संबंधों का जाल है बल्कि समाज अलग अलग प्रकार के समूह, उपसमूह में बटा है। समितियां हैं, संघ है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, कम्युनिटी, एसोसिएशन, और हम सभी किसी ना किसी समूह के हिस्से हैं, चाहे विद्यार्थी के रूप में, चाहे जाति के रूप में, चाहे पेशे के रूप में। तो मैकाइवर ये मानते हैं, मैकाइवर एवं पेज, कि समाज का एक आधार होता है समूह और उपसमूह। और ये समूह उपसमूह क्यों बनाए जाते हैं? ताकि एक समूह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। छठा आधार उन्होंने बताया मानव व्यवहार पर नियंत्रण। मैकाइवर एवं पेज मानते हैं कि समाज में अगर मनुष्यों के व्यवहार पर नियंत्रण ना हो तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी और समाज का विघटन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में मनुष्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखना जरूरी है और नियंत्रण दो तरीके से रखा जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल। औपचारिक तरीका क्या है? कानून है, नियम है। अनौपचारिक तरीका क्या है? प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं।
तो मैकाइवर एवं पेज मानते हैं कि समाज का एक आधार होता है मनुष्यों के व्यवहार पर नियंत्रण, जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके का होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि समाज को विघटन से बचाए रखना। और सातवां आधार उन्होंने बताया स्वतंत्रता, फ्रीडम। और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति जो चाहे वो करे, सीमित मर्यादाओं में रहकर व्यक्ति को कार्य करने की, व्यक्ति को संबंध बनाने की आजादी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि भारत में हिंदू समाज में भी कह दिया जाए कि आप बिना तलाक दिए कितनी भी शादी कर सकते हैं, क्या वो स्वतंत्रता का, महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा? क्या पुरुष उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा? तो मैकाइवर एवं पेज ये मानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब मनमाने तरीके से व्यवहार नहीं करना है। स्वतंत्रता का मतलब है आर्टिकल 19, निश्चित सीमाओं में रहकर काम करने की स्वतंत्रता। तो मैकाइवर एवं पेज ने समाज के दो प्रकार के आधार या तत्व बताए, अनिवार्य तत्व और गौण तत्व। अनिवार्य में व्यक्तियों का समूह, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध, और गौण तत्वों में रीतियां, कार्य प्रणाली, अधिकार, परस्पर सहयोग, समूह उपसमूह, मानव व्यवहार पर नियंत्रण और स्वतंत्रता। तो आपको सिनॉप्सिस के अंदर समाज की परिभाषा पहला, दूसरा समाज के आधार व तत्व, अनिवार्य, गौण तत्व। अब इनको डिटेल में तो पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको क्या याद रखने हैं? की पॉइंट, की वर्ड याद रखने हैं और कंसेप्ट को समझने पर बल देना है। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पर, समाज की विशेषताएं। भारतीय समाज की विशेषताएं अलग टॉपिक है। यहां पर एक जनरल वे में बात की जा रही है कि समाज की क्या विशेषताएं। समाज की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है पारस्परिक जागरूकता, इंटरपर्सनल अवेयरनेस, अमूर्त अवधारणा, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, पारस्परिक निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस, समानता और भिन्नता का समावेश, इंक्लूजन ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, सहयोग और संघर्ष का समावेश, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था, चेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और मनुष्यों तक सीमित नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक संबंधों, समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल। सामाजिक संबंधों के लिए क्या आवश्यक है? अंतःक्रिया होना। और अंतःक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? व्यक्तियों का होना। अब मान लीजिए कि दो व्यक्ति ट्रेन में एक साथ यात्रा कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं, तो क्या अंतःक्रिया हो पाएगी? अगर अंतःक्रिया नहीं होगी तो क्या सामाजिक संबंध बन पाएंगे? क्या सामाजिक संबंध अगर नहीं बन पाए तो क्या समाज बन पाएगा? तो समाज की विशेषता होती है पारस्परिक जागरूकता। जब समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जानते हैं, उसकी पसंद नापसंद, उसके अंदर क्या सिमिलैरिटी है, क्या अलग है, उसकी रुचि कहां है, उसकी नापसंद कहां है। तो जब लोग एक दूसरे के बारे में जागरूक होते हैं, जैसे आप मेरे बारे में जाने, मैं आपके बारे में जानूं। कंसेप्ट सुना होगा अरेंज मैरिज, कई मूवीज में देखा होगा, जहां पर लड़का लड़की को टाइम दिया जाता है कि जाओ पर्सनल बात कर लो। क्या पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है कि ताकि वे दोनों एक दूसरे के बारे में जागरूक हो सके। अब ऐसा कोई है कि भैया माता ने पसंद किया, मतलब लड़के के माँ बाप ने पसंद किया, लड़की के माँ बाप ने, सीधा सीधा वहीं शादी के बाद। तो पारस्परिक जागरूकता का होना आवश्यक है। तो समाज की विशेषता है पारस्परिक जागरूकता, जहां व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर उनको अब मान लीजिए कि आप इंदौर में रह रहे हैं, आप अपने क्षेत्र के ही किसी व्यक्ति से मिल जाए, या जो आप बोली या भाषा बोलते हैं वो कोई मिल जाए आपसे, तो आपको उसके साथ एक पर्सनल टच महसूस होगा। मान लीजिए कि आप भारत से बाहर रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, वहां आपको कोई भारतीय बंदा मिल जाए, आपके क्षेत्र का, आपके राज्य का, आपकी बोली का, आपकी भाषा, आपकी जाति, तो आप एक दूसरे के बारे में जब तक अवेयर नहीं होंगे, आपको पता ही अगर नहीं होगा, तो अंतःक्रिया नहीं होगी, संबंध नहीं बनेंगे, समाज नहीं बनेगा।
तो समाज के लिए एक विशेषता होती है पारस्परिक जागरूकता। यह पशुओं में नहीं पाई जाती। पशुओं का समाज में सबसे बड़ा अभाव यही है पारस्परिक जागरूकता का। दूसरी विशेषता होती है अमूर्त अवधारणा। अमूर्त अवधारणा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंधों को देखा व छुआ नहीं जाता, और जिसे देखा व छुआ नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है वह है अमूर्त अवधारणा। जीवन क्या है? क्या जीवन को आपने देखा है? अच्छा, जीवन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, उसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। जीवन का मतलब हम ये जो जीवन ले रहे हैं, जी रहे हैं। जीवन ना छूने की ना देखने की वस्तु है, बल्कि महसूस करने की, जीना है। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों को देखा व छुआ नहीं जाता, महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। इसलिए समाज की एक विशेषता है अमूर्त अवधारणा। तीसरा है पारस्परिक निर्भरता। ये समाज की एक विशेष विशेषता है। सब एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी एक अकेला व्यक्ति सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। सब कोई एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसा मैंने उदाहरण दिया, संतान की उत्पत्ति करने के लिए भी पुरुष और स्त्री के सहयोग की आवश्यकता होती है। हालांकि विज्ञान में आगे संभव है कि अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर पाए, लेकिन जनरली सामान्यतः संतान की उत्पत्ति करने के लिए भी पुरुष और स्त्री के सहयोग की आवश्यकता है। समाज सहयोग से चलता है, एक दूसरे की निर्भरता है। अगर आज मैं और आप जुड़े हैं तो इसके अंदर क्या है? निर्भरता। तो समाज की एक विशेषता होती है एक दूसरे पर निर्भर होना। क्यों निर्भर होना? ताकि हम अपनी आवश्यकताओं व उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। चौथी विशेषता है समानता और भिन्नता का समावेश। क्या समाज में रहने वाला व्यक्ति सबको एक जैसा है? क्या रंग, जाति, लिंग के आधार पर कोई अंतर नहीं है? क्या पसंद नापसंद के आधार पर कोई अंतर नहीं है? तो समाज में समानताएं भी पाई जाती हैं और भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। अगर समाज में पाए जाने वाले सभी लोग बिल्कुल एक जैसे होते तो आज हमारी सभ्यता, हमारा विज्ञान इतनी प्रगति नहीं कर पाता। सबकी योग्यता अलग अलग है, सबका एप्टीट्यूड अलग अलग है, सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग है। तो इसलिए समाज केवल समानता का समावेश नहीं है, समाज समानताओं और भिन्नताओं का समावेश है। समानता भी जरूरी है, भिन्नता भी जरूरी है। समानता होती है तभी संबंध बनते हैं, भिन्नता होती है तभी समाज प्रगति करता है, देश प्रगति करता है। चौथी विशेषता है, पांचवी विशेषता है सहयोग और संघर्ष का समावेश। अगर समाज के बारे में कहा जाता है कि सहयोग से समाज बनता है, तो संघर्ष से भी समाज बनता है। एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि जहां संघर्ष है वहां समाज है, और जहां समाज है वहां संघर्ष है। लेकिन समाज के लिए अनिवार्य तत्व सहयोग है, ना कि संघर्ष। उदाहरण के तौर पर आपने एक प्रिंसिपल लोक प्रशासन में पढ़ा होगा, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन मतलब श्रम को विभाजित करना, कार्यों को बांट देना। अब कार्यों को क्यों बांटा जाता है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताएं अलग अलग हैं। लेकिन कार्यों को क्यों बांटा जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता, तो दूसरे व्यक्तियों का सहयोग लेता है, और सहयोग लेता है, अलग अलग कर्मचारियों के बीच में कार्यों को बांटता है। फिर अलग अलग कर्मचारियों के बीच में संघर्ष होता है कि हम बेहतर करें, हमारी प्रमोशन हो, हमारा विकास हो। तो समाज केवल सहयोग से नहीं बल्कि संघर्ष से भी चलता है। लेकिन समाज का अनिवार्य विशेषता सहयोग है, लेकिन जितना सहयोग जरूरी है उतना ही संघर्ष। अगर दो पत्थरों के बीच में अगर आप संघर्ष करेंगे तभी तो आग का विकास हुआ। उसी प्रकार समाज में जितना सहयोग आवश्यक है उतना ही संघर्ष भी आवश्यक है। छठी विशेषता है परिवर्तनशील व जटिल व्यवस्था। समाज परिवर्तनशील है। समाज क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है, व्यक्ति की अंतःक्रिया से बनता है, अंतःक्रियाओं से सामाजिक संबंध बनते हैं। सामाजिक संबंध बदलते रहते हैं। अगर आज आपकी किसी से अच्छी बन रही है तो जरूरी नहीं है कि आगे भी बने।
तो इसलिए कहा जाता है कि अगर व्यक्तियों में परिवर्तन होगा तो संबंधों में परिवर्तन होगा, संबंधों में परिवर्तन होगा तो समाज में परिवर्तन होगा। आज से 1 साल पहले जैसा समाज था आज वैसा समाज नहीं है। आज से 1000 वर्ष बाद जैसा समाज होगा या 1 साल बाद जैसा समाज होगा वैसा आज नहीं रहेगा। समाज परिवर्तित होता रहता है, ना पिछले 1 साल पहले जैसा था ना आने वाले 1 साल जैसा होगा। समाज हमेशा बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध व्यक्तियों की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं और जटिल व्यवस्था है क्योंकि संबंध बदलते रहते हैं। एक व्यक्ति अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है और एक ही व्यक्ति के साथ भी अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। 10 लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार और एक ही व्यक्ति के साथ एक दिन में भी अलग अलग व्यवहार, तो जटिल व्यवस्था। और सातवीं विशेषता है कि मनुष्यों तक सीमित नहीं है। समाज शास्त्र के विद्वान मानते हैं कि समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होता, पशुओं में भी समाज होता है, क्योंकि जहां जीवन है वहां संबंध है और जहां संबंध है वहां समाज है। जहां लाइफ है वहां रिलेशन है तो वहां सोसाइटी है। और उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि मधुमक्खियों का और चींटियों का समाज पशुओं का समाज होता है। अंतर केवल होता है पारस्परिक जागरूकता का। उनके बीच में अंतःक्रिया हो जाती है, संबंध बन जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जागरूक नहीं होते। मनुष्यों और पशुओं के समाज में सबसे बड़ा अंतर होता है पारस्परिक जागरूकता के अभाव का, एक दूसरे के प्रति ज्ञान के अभाव का। चलिए अगला टॉपिक है आज का आखिरी टॉपिक, समाज के प्रकार। तो कार्ल मार्क्स ने समाज के 5 प्रकार बताए। पहला आदिम समाज। आदिम समाज का मतलब जब मनुष्य झुंड में रहता था, शिकार करता था, आग जलाता था, तो ऐसे समाज को कहा आदिम समाज, पुराना समाज। दूसरा उन्होंने बताया एशियाई समाज। एशियाई समाज को वो कृषक समाज, किसान समाज कहते हैं, जहां पर लोग, अच्छा आदिम समाज में कृषि नहीं थी, लोग वस्तुओं का आदान प्रदान कर काम चलाते थे। एशियाई समाज को कृषि समाज या कृषक समाज कहते हैं, जहां कृषि का उत्पादन पर ज्यादा बल देता था, एग्रीकल्चर का रोल उस समाज में ज्यादा था। तीसरा सामंतवादी समाज, जहां पर राज्य आ गया है, सरकार मतलब शासन है राजा का, लेकिन राजा कमजोर है, उन्होंने सामंतों को दे दिया है कि तुम राज्य या तुम समाज को संभालो। तो यहां पर सामंतवादी शक्तियों का प्रभुत्व था। चौथा समाज पूंजीवादी समाज, जहां पर मशीनें आ गई हैं, अब हर चीज पैसों से तय होती है, बाजार से तय होती है, डिमांड एंड सप्लाई से तय होती है, तो ऐसे समाज को कहा पूंजीवादी समाज। और पूंजीवादी समाज में जब अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ गई, वर्ग संघर्ष होने लगा, तब उसने एक नए समाज को जन्म दिया, साम्यवादी समाज, जिसको आगे चलकर कार्ल मार्क्स कहते हैं समाजवादी समाज, जहां पर पूंजी के आधार पर नहीं बल्कि समाज में रहने वाले लोगों के आधार पर चीजें होती हैं, जहां डिमांड एंड सप्लाई पर बल नहीं होता, उत्पादन पर बल होता है, जहां सरकार नहीं होती, राज्य नहीं होता, जहां समाज में वर्ग संघर्ष नहीं होता, जहां कोई अमीर गरीब नहीं होता, जहां पर सभी लोग बराबर होते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने समाज के ये 5 प्रकार बताए। ये आपसे 2 नंबर या 7 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको आदिम समाज, ये सब के बारे में एक एक कीवर्ड याद रखना है। इसके अलावा एक अन्य वर्गीकरण होता है। टॉनीज एक विद्वान हुए, उन्होंने ये वाला वर्गीकरण दिया, गेमाइनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट। और एक अन्य होता है मुक्त समाज और बंद समाज। सबसे पहले बात करते हैं मुक्त समाज। मुक्त समाज का मतलब जहां सब कुछ फ्री है, जहां परंपराओं का, प्रथाओं का पालन नहीं होता, जहां हर व्यक्ति जो करना चाहे वहां स्वतंत्र है, जहां हर चीज व्यक्ति को करने की आजादी है। और बंद समाज, जहां हर कोई परंपराओं से, रूढ़ियों से, प्रथाओं से, रीतियों से बंधा हो, ऐसे समाज को कहते हैं बंद समाज। जबकि टॉनीज ने समाज के 2 वर्गीकरण बताए, गेमाइनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट। गेमाइनशाफ्ट का मतलब औद्योगिकरण से पहले का समाज, और गेसेलशाफ्ट का मतलब
इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के बाद का समाज। दोनों में अंतर क्या है? पहला औद्योगिकरण से पहले है, दूसरा औद्योगिकरण के बाद है। औद्योगिकरण से पहले का समाज कैसा था? जहां पर सामाजिक संबंध अपने आप बन जाते थे, प्राकृतिक तौर पर, नेचुरली। जबकि दूसरा समाज, औद्योगिकरण के बाद का समाज, जहां पर सामाजिक संबंध सोचकर बनाए जाते हैं कि किससे फायदा होगा, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। औद्योगिकरण से पहले का समाज जहां पर सब लोग कुछ नियम कायदों को मानते थे, जबकि बाद का समाज यानी गेसलशाफ्ट, जहां पर लोग आर्टिफिशियल तरीके से रिलेशन बनाते हैं और सब अपने अपने धुन में मस्त रहते हैं, कोई नियम कायदों को नहीं मानता, यानी नियम कायदों में कोई समानता नहीं पाई जाती। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने मूलभूत अवधारणा के अंतर्गत समाज वाले टॉपिक को पढ़ा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर समाज को पढ़ा। कल के लेक्चर में आपको दूसरा लेक्चर मिलेगा, जहां पर हम लोग समाजशास्त्र का भारतीय संदर्भ पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर समुदाय, सामाजिक समूह, परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक मानदंड, मूल्य, यानी मूलभूत अवधारणाओं को कवर करेंगे, और उसके बाद भारतीय समाज के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।